students, welcome to my channel Masal Putri Education by Promiser. I hope you and your family all are safe and healthy in this lockdown and your study is going good. ठीक है. So today this video is the next series of the nationalism in India and the fourth part. In previous video we discussed the page number 65. Now today we will discuss page number 70 and the heading is the sense of collective belongingness. This is starting with the बाल गंगाधर image. ये जो पिक्चर आपको दिख रही है बाल गंगाधर तिलक की, अगर आप इसका फ्रेम अगर आप देखेंगे तो फ्रेम में देखिए जो मंदिर है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, ठीक है, चर्च है, वो सब चीज के साथ दिखाया गया है और कहीं ना कहीं ये यूनिटी शो कर रहा है, राइट। और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का भी मतलब यही है कि हम सब एक देश से बिलोंग करते हैं, एक नेशन से बिलोंग करते हैं। जो हमारे चैप्टर का नेम है नेशनलिज्म इन इंडिया, आज आप समझेंगे कि नेशनलिज्म का मतलब क्या है एक्चुअल में। वो तो एक स्टोरी हो गई, हम लड़ रहे थे, ठीक है। नेशनलिज्म इन इंडिया का मतलब क्या है, ये बगल में इमेज का जो है एक तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। कह रहा है कि पहले आप समझिए कि नेशनलिज्म है क्या। नेशनलिज्म है बेटा, नेशनलिज्म इज अ लव फॉर योर नेशन, योर कंट्री, योर मदरलैंड। जब आप अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, अपने कंट्री से प्यार करते हैं, दिस इज कॉल्ड नेशनलिज्म। इज इट क्लियर। दूसरी बात है, यहां पर जो आपको बताया गया है कि नेशनलिज्म स्प्रेड कैसे होता है, लोगों के अंदर ये फीलिंग आती कैसी है, लोगों के अंदर अपने देश से प्यार होता कैसे है। तो ये कैसे होता है, कह रहा है नेशनलिज्म स्प्रेड व्हेन द पीपल बिगिन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन। जब एक इंसान और दूसरा इंसान, तीसरा इंसान, कई सारे लोग एक जब अपने आप को बिलोंग करने लगते हैं एक नेशन से, तब नेशनलिज्म स्प्रेड होता है। अब देखिए ये जो यूनिटी है ये हमें एक दूसरे से बांधे रखती है, एक दूसरे के पास लेके आती है ये फीलिंग, ठीक है। लेकिन देखिए रियलिटी ये है कि लोगों के अंदर ये नेशन वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आया कैसे, क्वेश्चन मार्क तो पहला ये है कि ये दुनिया में नेशन वर्ड आया कैसे। और सबसे बड़ी बात है कि कैसे लोग डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी, रीजन, लैंग्वेज, ठीक है, और अपने आप को कलेक्टिव बिलोंगिंग कैसे शो करने लगे। क्योंकि लैंग्वेज अलग है, हमारे इंडिया में ही अगर आप देखिए साउथ में, साउथ लैंग्वेज कई सारी, साउथ में भी अलग अलग लैंग्वेज है, तमिल है, कन्नड़ है, मलयालम है ना। और अगर आप नॉर्थ में आएंगे तो फिर तो कई सारी, मगधी है, खड़ी बोली है, ठीक है, हिंदी है, पंजाबी है, हरियाणवी है, पहाड़ी है, पहाड़ी में भी दो हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, आप देखते होंगे कई सारी, हिमांचली है ना। तो ये सब लैंग्वेजेस हैं। तो फिर कैसे लोग अपने आप को कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस शो करने लगे। तो यहाँ पर देखिए एक बात कही गई है, ये सब हमारे एक्सपीरियंस है। क्योंकि देखिए एक ह्यूमन की टेंडेंसी होती है, अगर आपको एग्जांपल आप अपने ही पास से लीजिए, आप किसी सिटी में जाते हैं और वहां पर आपको जो आप कुछ लोगों से मिलते हैं और वो इंसान से आप पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, तो अगर वो बोल दे, वो आपकी सिटी का ही नाम ले ले और आपके ही स्कूल का नाम ले ले, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक फीलिंग आने लगती है, अरे ये तो मेरे ही एरिया का है। तो कहीं ना कहीं आप उससे रिलेट करने लगते हैं, आप उससे अपने अपने जो है एक तरीके अपने पास, आप उसके पास जाने लगते हैं, है ना, राइट। तो कहीं ना कहीं अपनापन आपके अंदर आने लगता है। तो यही बात यहाँ पर कह रहा है कि हमारा जो पास्ट में जो हमारा एक कॉमन एनिमी था, दैट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। कॉलोनियल जो रूल था हमारे ऊपर, ऑपरेसिव रूल था, दमनकारी था, हमें परेशान किया जाता था, हर हर सोशल ग्रुप को परेशान किया जाता था। तो जब एक सोशल ग्रुप दूसरे सोशल ग्रुप के कांटेक्ट में आता था और जब वो अपनी परेशानी एक दूसरे से शेयर करते, तो कहीं ना कहीं उसे लगता था कि जिस परेशानी से मैं परेशान हूँ उसी से ये भी है, तो हमारी तो लड़ाई एक जैसी है। कहीं ना कहीं वो यूनाइट हो जाते थे, ठीक है। इसके साथ साथ लोग इन लड़ाइयों में फोकलॉर सॉन्ग, ठीक है, स्लोगन्स बनाते हैं। आप देखते हैं जब भी वॉर होती है, लड़ाई होती है, तो कहीं ना कुछ स्लोगन्स चलते हैं। इनका भी बड़ा रोल रहा, लोग एक दूसरे से बिलोंग करने लगे, ठीक है। इसका भी बड़ा रोल रहा कि देखिए फोकलॉर हो गया, फिक्शन हो गया, सॉन्ग हो गए, गाने बनते हैं नेशनलिज्म के ऊपर, कहीं ना कहीं ये हमें कनेक्ट करते हैं। अब देखिए 20th सेंचुरी में क्या हुआ कि जो नेशनलिज्म था वो अपने चरम सीमा पर था, हाईएस्ट लेवल पे था। तो उस टाइम पर लोग क्या करने लगे, इस नेशन नाम के एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जो कि अभी तक केवल विचार में है, मन में है, इसको बिलोंग करने के लगे, सॉरी, इसको जो था अटैच करने लगे किससे, इमेजेस से। देखिए यहाँ पर यही काम हुआ है। देखिए यहाँ पर साफ बताया गया है कि जो नेशन था इंडिया को
रिलेट कर लिया गया किससे, एक इमेज से, भारत माता की इमेज से, जो कि सबसे पहले किसने बनाई थी, यहाँ पर आपको बताया गया है। देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, इन्होंने एक भारत माता की सबसे पहली जो थी इमेज बनाई थी। साथ ही साथ इन्होंने एक भजन लिखा था, हाइम्स फॉर हाइम्स टू मदरलैंड, 1870 में, वंदे मातरम। ठीक है, और ये फिर बाद में इनके नोवेल में भी पब्लिश हुआ। आनंद मठ इन्होंने एक नोवेल लिखा था, उसमें ये पब्लिश हुआ। लेटर क्या हुआ कि बंगाल में जब पूरे इंडिया में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था, वही सेम। तो स्वदेशी मूवमेंट में ये गाना वंदे मातरम बहुत गाया गया। ठीक है, अब बाद में क्या हुआ देखिए, कि बाद में जो अरविंद नाथ टैगोर थे, अरविंद नाथ टैगोर ने एक फेमस इमेज बनाई, जो कि बहुत आपके सामने दिख रही है आपको। ठीक है, आपको दिख रही है सामने, ये इमेज देखिए, ये अरविंद नाथ टैगोर ने ये तैयार करी है। इसके क्या फीचर्स थे आप देखिए, कि अरविंद नाथ टैगोर ने एक फेमस जो भारत माता की एक इमेज बनाई, जिसमें वो कैसे दर्शाया उन्होंने भारत माता को, एक एसेटिक फिगर में, एक सन्यासी के रूप में दिखाया, जो कि शांत है। ठीक है, कंपोज्ड है। कंपोज्ड का मतलब आप देखेंगे यहाँ पर एक तरीके से जो है आप दैवीय रूप में, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं धैर्य के रूप में, धैर्यवान है। कंपोज्ड का मतलब धैर्यवान भी होता है। ठीक है, तो शांत लग रही हैं, धैर्यवान लग रही हैं, प्लस क्या है इसमें, इसको थोड़ा सा इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अरविंद नाथ टैगोर की जो पोर्ट्रेट है, कंपोज है, डिवाइन है, ईश्वरीय लग रही है, और स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक इस फिगर में दर्शाया गया है। ठीक है, और कई सालों के बाद जो था भारत माता क्या था कि अलग अलग रूप में दिखाई जाने लगी। लोग अपने अपनी फीलिंग्स को, अपने नेशन को इन इमेजेस के थ्रू शो करने लगे। ठीक है, मदर फिगर को दिखाने लगे। ठीक, तो देखिए बाद में आप देखिए कि ये आइडिया जो नेशनलिज्म था, ये फिर धीरे धीरे जो था इंडियन फोकलोर की वजह से भी डेवलप हुआ, जो पौराणिक कथाएं थी हमारी। ठीक है, और लेट 19th सेंचुरी में तो क्या होने लगा कि इंडिया बिगन रिकॉर्डिंग ऑफ फोकलोर, जो हमारे फोकलोर्स थे, टेल्स थी, कथाएं थी। ठीक है, इन इन सबको क्या किया जाने लगा कि जो कवि लोग थे, वो लोग गांव गांव में टूर करने लगे, जाने लगे, और इन इन सब कविताओं को, गीतों को, ठीक है, क्या करने लगे, जो बाल गीत होते थे, इनको क्या करने लगे, कलेक्ट करने लगे। कलेक्ट करके इनको राइट करने लगे। क्यों, रीजन क्या था, धीरे धीरे ये लुप्त हो रहे थे हमारी पौराणिक कथाएं, क्योंकि हम जो एक्सटर्नल फोर्सेस अटैक हुए हमारे ऊपर, वो कहीं ना कहीं इनको क्या कर चुके थे, इनको कहीं ना कहीं डैमेज कर चुके थे। और इनको बचाने के लिए जो था, हमारे ट्रेडिशन को बचाने के लिए इन जो कवि हैं इन्होंने डिस्कवर किया। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि बंगाल में तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने खुद से जाकर कलेक्ट करना स्टार्ट किया। ब्लैड्स मतलब होता है प्रेम गीत होते हैं, नर्सरी राइम्स का मतलब बाल गीत होते हैं, मैथ्स का मतलब काल्पनिक जो कथाएं होती हैं, इमेजिनेट। ठीक है, इन सबको जो था उन्होंने कलेक्ट किया फोक के रूप में। ठीक है, फोकलोर के रूप में, और ये कहीं ना कहीं हमारे इसको रिवाइव करने लगे। हमारे नेशनलिज्म में कहीं ना कहीं इन्होंने सपोर्ट किया इन सारे गीतों ने, क्योंकि इनमें फीलिंग थी। ठीक है, कह रहा है इन मद्रास नतैसा शास्त्री पब्लिश द मैसिव 4 वॉल्यूम कलेक्शन। जो मद्रास में नतैसा शास्त्री ने जो था तमिल फोक टेल्स के नाम से एक बहुत मैसिव बड़ा जो है ग्रंथ, एक जो है पब्लिश किया, बुक पब्लिश करी। ठीक है, जिसका नाम रखा गया द फोकलोर ऑफ साउथ इंडियन। आप देख सकते हैं, ही बिलीव दैट फोकलोर वाज द नेशनल लिटरेचर, वो मानता था कि हमारा राष्ट्रीय साहित्य है। ठीक है, द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ द पीपल, और ये केवल एक साधन है जिस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ये एक प्रूफ है जिस पर केवल लोग क्या कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं। थ्रू एंड करेक्टरिस्टिक्स, अब देखिए एज द नेशन मूवमेंट डेवलप नेशनलिस्ट लीडर बिकम मोर एंड मोर अवेयर, जैसे जैसे नेशनल मूवमेंट क्या होने लगा, आगे बढ़ने लगा, तो नेशनलिस्ट जो जो नेशनलिस्ट हैं वो ज़्यादा अवेयर होने लगे। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट, तो ये देखिए स्वदेशी मूवमेंट में एक ट्राई कलर फ्लैग भी इंट्रोड्यूस कराया गया उस टाइम पर सबसे पहले। स्वदेशी मूवमेंट में, स्वदेशी मूवमेंट जो बंगाल में चल रहा था, वहाँ पर जो कलर था उसका रेड, ग्रीन और येलो था। उस टाइम पर लोगों ने जो मूवमेंट किया, तो हाथ में आप देखते हैं आज लोग झंडा लेके चलते हैं किसी मार्च करते वक्त, तो वो यही चीज़ है। उस टाइम पर जो स्वदेशी मूवमेंट में फ्लैग बनाया गया उसमें 3 कलर थे, ट्राई कलर था, रेड, ग्रीन और येलो। ये पूछा जाता है 1 मार्क्स का क्वेश्चन, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, डिजाइन किया गया, और इसके साथ ही इसमें क्या था, इट हैज
8 लोटस, इसमें क्या थे 8 जो कमल था, 8 पत्तियों के साथ कमल का फूल था, जो दिखाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के 8 प्रोविंसेस को, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उस टाइम पर प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, ठीक है। और साथ ही एक आधा जो है क्रिसेंट मून कह रहा है, तो ये अर्ध चंद्रमा दिखाता था, जो हिंदू और मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। फिर कह रहा है कि मुस्लिम्स बाई 1921, जो 1921 में क्या था, गांधी जी ने एक फ्लैग डिजाइन किया, स्वराज फ्लैग जिसका नाम बोला गया, और ये भी ट्राई कलर था, इसमें 3 कलर थे, रेड ग्रीन और व्हाइट, जो आज का है। और इसमें बीच में स्पिनिंग व्हील था, जो गांधीयन आइडिया को रिप्रेजेंट करता था, सेल्फ हेल्प कैरिंग, मतलब गांधी जी ये स्पिनिंग व्हील से ये मैसेज देते थे कि खुद का काम करो, ठीक है, खुद से जो है वो मानते थे कि खादी को बढ़ाने के ऊपर उन्होंने फोकस करते थे, तो यही चीज थी, एंटरप्रेन्योरशिप को फोकस करते थे, ठीक है। होल्डिंग अलोफ्ट, और लोगों ने इसको जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला तो इसमें काफी टाइम तक लोगों ने इसको होल्ड किया और हवा में फहराते हुए जाते थे, मार्च करते हुए, राइट। तो मार्च बिकम द सिंबल ऑफ डिफेंस, और इन फ्लैग के साथ ये सिंबल हुआ करता था कि हम क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं आपका। कह रहा है अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म थ्रू द रिप्रेजेंटिंग ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, लोगों ने हिस्ट्री लिखना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, फीलिंग उसमें अपनी सारी लोगों को बताना स्टार्ट कर लिया कि हमें क्या होना चाहिए, अपने देश पर जो है एक तरीके से गर्व होना चाहिए, हमारे अपने पास्ट पर गर्व होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो मानती थी कि जो इंडियंस क्या है, बैकवर्ड है, प्रिमिटिव है, पुरानी विचारधारा के हैं, ठीक है, और वो खुद से अपने आप रूल नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ब्रिटिश गवर्नमेंट के दिमाग में थी कि वो खुद का देश अपने आप नहीं चला सकते हैं। तो ये एक रिस्पॉन्स था एक तरीके से कि इंडिया लुकिंग इनटू द पास्ट डिस्कवर इंडियाज अचीवमेंट। तो ये हिस्ट्री के थ्रू बताया जाता था कि इंडिया ने क्या अचीव किया है अपने हिस्ट्री में, और उन्होंने अपने आप को उन्होंने जो भी हमारे डेवलपमेंट थे एंशियंट पुराने टाइम पे, जो भी हमने विकास किया उसको ग्लोरीफाई किया हिस्ट्री लिख के, ठीक है, आर्किटेक्ट किया हमारे उस टाइम के साइंस को, ठीक है, उस टाइम का एंशियंट टाइम के आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, इसमें जो हमारी अचीवमेंट थी फिलोसफी वगैरह को, इसको ग्लोरीफाई किया। हमारे ट्रेड को जो है, हमारे ट्रेड फ्लोरिश्ड होने लगे, इनके बारे में बताया गया। तो ये सब जो ग्लोरियस टाइम था उस टाइम का, दैट व्यू वाज द नेशनलिस्ट हिस्ट्रीज अर्ज टू रीडर, और ये लोगों को एक तरीके से जोर देता था कि आपको हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, आपको अपने इंडिया पर गर्व करना चाहिए, ठीक है। और ये हमारी सब ग्रेट ग्रेट अचीवमेंट्स हैं, और जो पुराने पास्ट के स्ट्रगल हैं, और उस मिजरेबल कंडीशन में भी लोगों ने अपने आप को बनाए रखा, ये और ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ते रहे, और तब भी इतनी सारी चीज़ें करी, ठीक है, इतने अचीवमेंट्स उन्होंने लिए, इस पर हमें गर्व होना चाहिए, याद करना चाहिए, हिस्ट्री में ये सारी बातें लिखी जाने लगी। और यही चीज़ है, दीज एफर्ट टू यूनिफाई पीपल वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि हम लोगों को यूनिफाई तो करना चाहते थे, लेकिन बिना परेशानी के कोई भी चीज़ नहीं मिलती, यहाँ पर ये बात कह रहा है। तो ऐसे ही हमें यूनिटी भी बिना प्रॉब्लम के नहीं मिली। कह रहा है व्हेन द पास्ट बीइंग ग्लोरीफाई वाज हिंदू, जब उन्होंने देखा कि जो पास्ट है, जो हिस्ट्री है, उसमें हिंदुओं को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। व्हेन द इमेजेस सेलिब्रेटेड वर ड्रॉन फ्रॉम हिंदू आइकोनग्राफी, देन द पीपल ऑफ अदर कम्युनिटी फेल्ट लेफ्ट आउट, तो अदर कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने अपने आप को इससे अलग करना शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं यूनिटी पर दरार आ गई। तो ये भी चीज़ें हैं। देखिए लास्ट में जो कंक्लूजन आपको बताया जा रहा है, इस कंक्लूजन में आपको ये बताया गया है कि कांग्रेस ने हालांकि कोशिश तो करी, हमारी लड़ाई केवल एक कॉमन एनिमी से थे, यही वजह थी कि हम सब क्लोज आए, लेकिन कह रहा है कि जब कांग्रेस किसी एक को सपोर्ट करती थी तो कहीं ना कहीं वो दूसरे के लिए प्रॉब्लम हो जाता था। जैसे कि मैंने आपको बिग रिच फार्मर्स की बात बताई कि रिच फार्मर्स की अगर बात माने तो कहीं ना कहीं जो रिच फार्मर, जो लैंडलेस पीपल हैं, जो रिच फार्मर के अंडर में काम कर रहे हैं, वो उनकी लो वेजेस के खिलाफ नहीं बहुत बातें थी। कहीं ना कहीं रिलीजन को लेके भी जो है कई सारी जो यूनिटी पर इफेक्ट हुआ। तो ये सब चीज़ें ऑल अबाउट हैं। तो कंक्लूजन में यही चीज़ बताया गया कि जो हमारा पास्ट है उसमें हमारे लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया है, और कांग्रेस ने काफ़ी सॉल्यूशंस को जो है सॉल्व करने का कोशिश किया, और इसकी वजह से यहाँ पर कह रहा है द हाई पॉइंट ऑफ कांग्रेस एक्टिविटी द नेशनलिस्ट यूनिटी वर फॉलोड बाय फेजेस ऑफ डिसयूनिटी एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स में इनर कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण कहीं ना कहीं डिसयूनिटी जनरेट होने लगी। कह रहा है इन द अदर वर्ड व्हाट वाज
emerging was a nation with many voices waiting freedom from colonial rule। चाहे कुछ भी था, लेकिन सबका एक ही मोटिव था, एक ही लक्ष्य था, और वो लक्ष्य था कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से आज़ादी। यहाँ नीचे आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, ये क्विट इंडिया मूवमेंट है, गांधी जी ने चलाया था। यहाँ बोला गया है क्विट मूवमेंट 14 जुलाई 1942, भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बारे में भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। राइट, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, दिस इज ऑल अबाउट द